हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई ऑल्सो होप कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है बहुत ही अच्छी। लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई थी टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसी के साथ हमारी टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज हो जाएगी कंप्लीट। नाउ वी हैव वीडियोस फॉर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आई होप आपने ये सभी वीडियोस कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए। इफ नॉट, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर टू वॉच दीज वीडियोस। नाउ एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। 80 में से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो कि कम नहीं होते और ये आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Another thing is कि अगर आप इन MCQs की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो you can do so by going to our mobile application। वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग MCQs हैं, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से इन्हें समझें और एक एक MCQ का आंसर आप खुद सोचें और इसके बाद करेक्ट आंसर देखें कि क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। इस तरह के एमसीक्यूज काफी ज्यादा पॉपुलर है आपके सीयूईटी में भी, जहां पे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, बट सीबीएसई में भी अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट अस सी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कर्वे कमिटी। नाउ दिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1955, जो कि आपको पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फॉर्म की गई थी। बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान दैट हैपेंड इन द ईयर 1951। पहले 5 year प्लान ने कवर किया था पीरियड फ्रॉम 1951 टू 1956 और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन हैपेंड इन 1950 और फिर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया बाय नीति आयोग इन द ईयर 2015। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन 1950, देन बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान, उसके बाद कर्वे कमिटी फॉर्म हुई और उसके बाद नीति आयोग। सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, 3, 2, 1, 4। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं। नाउ 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, ट्रू फॉल्स बताना है। ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, काफी पॉपुलर है आपके सीबीएसई में भी और सीयूईटी में भी। असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे कंपैरेटिवली ये इजियर होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना होता है, इसमें कोई रिलेशन नहीं बताना होता दोनों स्टेटमेंट्स में। सो लेट अस सी। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 है, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज द आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। नाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आपको पता है कि जो भी एडवांस्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इंडिया में अपना काम आउटसोर्स करते हैं क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल है और स्किल्ड मैन पावर भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीप ही है। देन तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। Then second statement, availability of skilled manpower is one of the primary factors responsible for the status gained by India at the international platform. Yes, जैसे मैंने बोला कि cheap labor तो चलो ठीक है, but skilled भी है, इसलिए इंडिया में काफी आउटसोर्सिंग की जाती है बाहर की कंट्री से। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है। सो वी विल से दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s, इंडिया वाज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसका सही आंसर है यूएसए। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद तो हम हो गए सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या पूछा हुआ है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी विच वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1979 टू 2016 वाज। आई थिंक बहुत ज्यादा सिंपल है। वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों लाई गई चाइना में, कि जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड इट डिड एक्चुअली हेल्प द कंट्री। वन चाइल्ड पॉलिसी आने के बाद जो एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का चाइना में वो काफी कम हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, सिंपली हम वो पॉइंट मार्क करेंगे जहां पे लिखा है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एड्रेस ओवर पॉपुलेशन कंसर्न्स। आई थिंक दिस इज एन इजी क्वेश्चन। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड इज बेस्ड ऑन द डैश मॉडल। नाउ ऑपरेशन फ्लड हम पढ़ते हैं आपके रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ते हैं ऑपरेशन फ्लड, यानी इट इज रिलेटेड टू व्हाइट रेवोल्यूशन की मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई और इसमें जो मॉडल यूज हुआ दैट वाज एक्चुअली कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं
जो भी उनके यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस हुआ वो उसको इकट्ठा करते हैं, दे पूल द मिल्क प्रोड्यूस, और फिर वो पूल्ड मिल्क जो है वो कोऑपरेटिव की मदद से प्रोसेस होता है और मार्केट भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं पंजाब हरियाणा रीजन की, तो यहाँ पे वेरका इज क्वाइट फेमस एज अ मिल्क कोऑपरेटिव। गुजरात में, इनफैक्ट पूरे कंट्री में अमूल तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, दैट इज ऑल्सो अ मिल्क कोऑपरेटिव। और अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो वहां पे नंदिनी नाम का जो मिल्क कोऑपरेटिव है दैट इज क्वाइट पॉपुलर। तो ये क्या होते हैं, ये जो कोऑपरेटिव्स हैं इसमें यही होता है कि फार्मर्स जो है आसपास के एरियाज में, उनके यहाँ पे जो भी मिल्क प्रोड्यूस होता है वो इसको इकट्ठा करते हैं, और ये जो कोऑपरेटिव होती है ये इस मिल्क को प्रोसेस करती है और देन मार्केट भी करती है, राइट। सो ये जो मॉडल फॉलो कर रहे हैं दैट इज डेफिनेटली कोऑपरेटिव मार्केटिंग। चलिए उसके बाद देखते हैं, डेटा फॉर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज कलेक्टेड बाय। नाउ ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पे भी पूछा था एंड सम ऑफ यू वर सेइंग कि मैम इसका आंसर एनएसएसओ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनएसएसओ ही यूजुअली डेटा कलेक्ट करता है कंट्री में। बट मैं आपको बता दूं ये आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, और मैं हमेशा आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बताती हूँ, स्पेशली इन बिजनेस स्टडीज एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप एम्प्लॉयमेंट चैप्टर खोलें और वहां पे आपको ये एक बॉक्स मिलेगा फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वाला, और यहाँ क्लियरली लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी है फॉर्मल सेक्टर में, इसका जो डेटा है वो कलेक्ट करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थ्रू वेरियस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इन द कंट्री। सो डेफिनेटली वी विल गो विद दिस एंड प्लीज मार्क दिस लाइन इन योर बुक ऑल्सो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माइनिंग एंड क्वेरिंग इज अ पार्ट ऑफ। नाउ लेट मी टेल यू, जैसे 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। माइनिंग एंड क्वेरिंग को हम प्राइमरी सेक्टर का पार्ट मानते हैं। पुराने एनसीईआरटीज में ये आपको सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट मिलेगा, बट जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसमें आपको ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट मिलेगा, और यही सही आंसर है। बाकी जो रेफरेंस बुक्स हैं जैसे टीआर जैन, उसमें भी आपको ये प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट मिलेगा। तो अब न्यू एनसीईआरटी में भी प्राइमरी सेक्टर लिखा है, तो वील फॉलो दिस। चलिए उसके बाद, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। नाउ इसमें वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, मैच ही करना है। सो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग एंड सिंपल, ये आपको लर्न करके जाना है। पहले तो इंडिया चाइना पाकिस्तान में 5 ईयर प्लान्स कब आए ये आपको लर्न करना है, डेट्स मतलब ईयर्स। जैसे इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 में और वो खत्म हुआ 1956 में। तो आप याद रख सकते हो कि इंडिया में जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हुआ तब पाकिस्तान में पहला 5 ईयर प्लान आया, यानी 1956 में, जिसे हम मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान भी कहते हैं। और चाइना में पहला 5 ईयर प्लान कब आया, 1953 में। ओके, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन द ईयर 2015। देन कमांड इकोनॉमी इज एक्चुअली चाइना मॉडल ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है, वही कि जहां पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट सभी रिसोर्सेज ओन करती है, कंट्रोल करती है, दैट इज कमांड इकोनॉमी। और रिफॉर्म्स इन इंडिया केम इन द ईयर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स केम इन द ईयर 1991। अच्छा, ये जो कमांड इकोनॉमी वाला पॉइंट है, क्या ये आपकी बुक में भी कहीं लिखा है? यस, ये आपकी बुक में भी लिखा है, तो आप इसे मार्क कर लीजिए। इंट्रोडक्शन है जहां पे चैप्टर की, वहां पे हम ये पढ़ते हैं, जैसे मिलिटरिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर पाकिस्तान में है, और कमांड इकोनॉमी ऑफ चाइना दैट हैज ओनली रिसेंटली स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अ मोर डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड अ मोर लिबरल इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, राइट? बट कमांड इकोनॉमी इज एक्चुअली चाइनाज मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो ये सिंपल हो गया विषय। नाउ वी जस्ट हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। A is matched with 3, B is matched with 4, C is matched with 1 and D is matched with 2। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ना गड़बड़ हो जाती है ऑप्शन मार्क करते हुए, सो बी अ लिटिल केयरफुल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन now interesting question, which of the following is the logo of the apex institution handling rural credit? I think without a doubt apex institution when it comes to rural credit is NABARD, which was established in the year 1982, और इसका लोगो है ये, मतलब 2 hands folded और बीच में जैसे एक like a plant or a flower, this is the logo of NABARD। ठीक है, alright, उसके बाद देखते हैं
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि एक्चुअली एस्टैब्लिश हुआ था 1974 में, ये भी आप याद रखेंगे, has identified dash categories of large and medium industries as polluting industries। इसका सही आंसर है 17, ये आपकी बुक में भी लिखा है। हो सके तो अभी मार्क करते जाओ बुक में, फिर आपको बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप इस पे स्टार मार्क कर ले, एग्जाम से पहले आप इसे देख कर जाएंगे। So CPCB, which was established in the year 1974, has identified 17 categories of industries as significantly polluting. Alright, उसके बाद देखते हैं, India is not a member of which of the following regional or economic groupings? सार्क का पार्ट तो इंडिया है, देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ब्रिक्स का पार्ट भी इंडिया है, इसके तो नाम में ही है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका। G20 का भी पार्ट इंडिया, आपको पता है इस साल प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, इस साल नहीं 2023 में। देन G7 का पार्ट इंडिया नहीं है, वैसे भी G7 अब खत्म ही हो गया, इसकी जगह अब G8 आ गया, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, बट उसका पार्ट इंडिया नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लिबर्टी इंडिकेटर। नाउ लिबर्टी इंडिकेटर हम पढ़ते हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान वाले चैप्टर में, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो अभी भी लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं करता है, जो कि करना चाहिए। तो इसमें क्या आता है, पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम टू गेन एजुकेशन, फ्रीडम टू एक्सेस हेल्थ सर्विसेज, बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर है पॉलिटिकल फ्रीडम, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज तो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, हमें लिबर्टी इंडिकेटर्स को इंक्लूड करना है, विच इज लाइक constitutional protection given to the rights of the citizen, constitutional protection given to the independence of judiciary and rule of law, और लोगों को कितनी सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम है, द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज पॉलिटिकल फ्रीडम। चलो आगे देखते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एमिंग एट जनरेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है उसमें हम काफी सारे प्रोग्राम्स भी पढ़ते हैं, उसमें जो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये वेज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है। मनरेगा जो है 2005 का, वो भी वेज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये आपको एक पिक्चर गिवन है और अगर आप इसे रीड करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फॉर्मल सेक्टर से लोग बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ, और जो लोगों का नंबर है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ता ही जा रहा है, इस तरफ जो वेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस सिचुएशन को आप क्या नाम दोगे? इसे हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। जब फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ मूव करते हैं या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और ये एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते, राइट। अच्छा, नाउ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ के जाना और इनमें डिफरेंशिएट करना। दिस इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, बट कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स is the process of people moving from self-employment and regular salaried employment to the casual wage work। तो जब casual wage workers बढ़ रहे होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट कम हो रही होती है, तो उसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, दोनों का नाम जो है वो सिमिलर सा लगता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएंगे। नाउ अभी मैंने आपको दिखाया था CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1974। आपकी बुक में भी क्लियरली लिखा है, इसे आप मार्क कर लेंगे। China's performance has been the best as compared to India and Pakistan. It is because it has used market system without losing political commitment, public intervention in providing social infrastructure। दोनों ही सही हैं, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, एजुकेशन, हेल्थ, और उन्होंने मार्केट सिस्टम का यूज किया जिसमें आप प्रोड्यूसर्स को फ्रीडम देते हो, बट पॉलिटिकल कमिटमेंट को भी उन्होंने लूज नहीं किया। मतलब वही जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी का पैटर्न होता है, बट दोनों ही रीजंस है सक्सेस के, तो बोथ
A and B. Then, in which type of unemployment is the marginal productivity of the worker zero? I think this is easy for you to say कि disguised unemployment में क्या होता है कि अगर आप एक वर्कर को निकाल भी दो तो टोटल प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इस पर्टिकुलर पर्सन के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है एक वर्कर की वो जीरो है, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है एग्रीकल्चर में, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलो आगे देखते हैं। Now identify the incorrect statement from the following. Diversification वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। Diversification in agriculture sector provides sustainable livelihood rural population. तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा लाइवलीहुड टू रूरल पॉपुलेशन, और ये तो सही स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न एंड शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी सही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चरल एवेन्यूज इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क, नहीं, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड हेंस द करेक्ट आंसर। इससे रिस्क बढ़ता नहीं, डाइवर्सिफिकेशन से तो इनफैक्ट हम रिस्क कम करने की कोशिश करते हैं फार्मर्स की, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो एक रिस्की बिजनेस है। अगर उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई किया जाए, बाकी नॉन फार्म एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए तो उनका रिस्क कम होगा। वैसे अगर ये भी देखें तो डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज, यस, तो ये तो सही स्टेटमेंट हो गई, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता बिकॉज दे आस्क्ड अस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो आगे देखते हैं ना, यहाँ पे मैच नहीं करना, ये क्या पूछ रहे हैं, फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब इस तरह से कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, ठीक है, ये बताना है। तो देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इज इट रिलेटेड टू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशंस? नो। Poshan Abhiyan, that is midday meal program, is it related to guaranteed wage employment to rural unskilled worker? No. ये तो एक्चुअली मनरेगा से रिलेटेड होता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि 1995 का प्रोग्राम है, helping specific group elderly people by giving them pensions, yes, this is the right answer under NSAP, National Social Assistance Program। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, आवास का मतलब ही होता है घर, तो दिस इज रिलेटेड टू द हाउसिंग कंडीशंस, सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो वील गो विद ऑप्शन नंबर सी, कि जो सी है वो थर्ड से मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देन डैश कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल और फ्रॉम द ओनर। ह्यूमन कैपिटल, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज कोई आपसे अलग नहीं कर सकता, राइट। ह्यूमन कैपिटल को अलग नहीं कर सकते हम ओनर से, बट जो फिजिकल कैपिटल है जैसे मशीन्स, उसका जो ओनर है उससे अलग किया जा सकता है, राइट, बट ह्यूमन कैपिटल cannot be separated. Now this is also an interesting question and this is a very important line given in your NCERT. Self-help groups have emerged to fill the gap in the dash credit system, in the formal credit system. जो formal credit system है जैसे commercial banks, NABARD, regional rural banks, इसमें कमी है। इनका एक तो नंबर inadequate है और दूसरा कि रूरल लोगों ने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। एक तो इसमें कोलेटरल भी रखना पड़ता है, तो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में कुछ कमियां हैं, कुछ गैप्स हैं, कुछ फिशर्स हैं जो कवर अप करता है कौन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि उसमें अपने ही लोगों के बीच में ग्रुप बनाया जाता है एंड दे पूल देयर सेविंग्स, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट इन योर बुक। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये आपको रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में मिलेगा। हियर self-help groups have emerged to fill the gap in the formal credit system because formal credit delivery mechanism has not only proven inadequate but also has not fully integrated into the overall rural social and community development। मतलब वही कि लोगों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो उस कमी को पूरा करते हैं।
Then Dash was the Indian finance minister in the year 1991. जब हमारी कंट्री में आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह. डेफिनेटली इन्हीं को हम क्रेडिट देते हैं. और इस समय जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव. ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे. चलिए आगे देखते हैं. नाउ असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे. असर्शन इज India became an exporter of primary products and an importer of finished consumer and capital goods which were produced in Britain. सही लग रहा है ना? ये तो हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में. Because restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों ही स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं. वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और फिनिश्ड गुड्स जो ब्रिटेन में बने होते थे उन्हीं को इंपोर्ट करता था, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो इसी तरह थी कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसका स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, वॉल्यूम पूरी तरह से बदल गया, नेगेटिव हो गया. ठीक है. नाउ दीज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन योर चैप्टर नंबर 1. प्लीज मार्क इट. और आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स रिलेटेड हैं, तभी हम कहेंगे कि बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यहाँ पे देखो, the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Consequently, matlab as a result, what happened? India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. and an importer of finished consumer goods. बीच में consequently भी लिखा है, मतलब as a result. तो ये बता रहा है कि ये दोनों statements related है. और अगर इस स्टेटमेंट के बाद आप बिकॉज लगा के पढ़ो तब भी ये ठीक है, इसलिए विल गो विद ऑप्शन नंबर ए. चलिए आगे देखते हैं. अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन. फर्स्ट असर्शन, द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स दैट इज लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन. सही स्टेटमेंट है, हम पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए. रीजन, the proportion of people depending on agriculture did not decline as expected. वैसे तो ये सही है, ये भी सही स्टेटमेंट है. मैं आपको दिखाना चाहूंगी आपकी बुक में. यू विल फाइंड दिस इन चैप्टर नंबर 2. Here, some 65% of the country's population continued to be employed in agriculture even as late as 1990s. मतलब जितना हमने सोचा था उतना नहीं हो पाया. स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल वर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर. ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं बट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. सो वी विल से बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. देन दो स्टेटमेंट्स गिवन है. पहला देखते हैं, द इमर्जेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंश्योर्ड द रिडक्शन इन द फिशर्स ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम. अभी मैं आपको बताई थी फिशर्स का मतलब भी एक तरह का क्रैक होता है, एक तरह का गैप होता है. तो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में जो भी गैप है, कमियां हैं, क्रैक्स है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कवर अप करते हैं. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. देन द बोरोइंग्स फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पसेस बाय इट्स मेंबर्स. ये भी हम जहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का टॉपिक पढ़ते हैं अंडर रूरल डेवलपमेंट चैप्टर, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां हम देखते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो भी लोग बोरो कर रहे होते हैं वो अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए कर रहे होते हैं. घर में कुछ सामान खरीदना है, बेटी की शादी करनी है या इस तरह की चीजों के लिए, ना कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए, विच इज ऑफ कोर्स नॉट अ गुड थिंग. बट ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं ट्रू. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. The period between dash is known as the golden revolution period. So this is 1991 से 2003 के पीरियड को हम golden revolution कहते हैं, जब हॉर्टिकल्चर में बहुत प्रोग्रेस देखने को मिली. Right? So we have green revolution, we have white revolution, we have golden revolution. देखकर जाएंगे. Which 5-year plan was based on the Mahalanobis model? Now you know PC Mahalanobis is known as the architect of Indian planning. ठीक है, बट टू बी प्रिसाइज कौन सा 5-year प्लान उनकी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड था? तो
तो दैट वाज एक्चुअली द सेकंड 5-year प्लान। जहां पे आप पीसी महलनोबिस के बारे में पढ़ते हैं वहीं पे आप देखेंगे इट इज रिटन हियर, planning in the real sense of the term began with the second 5-year plan. Second 5-year plan, a landmark contribution to development planning. ठीक है, और जो सेकेंड 5-year प्लान था इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, सो सेकेंड 5-year प्लान। चलिए उसके बाद इन डैश इंडिया अडॉप्टेड HYV प्रोग्राम। तो HYV प्रोग्राम जो है दैट इज रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की कोई एज सच एग्जैक्ट डेट नहीं गिवन है आपकी NCERT में। They have written that the first phase started from mid 1960s to mid 1970s and the second phase from mid 1970s to mid 1980s, right? But to be precise, इसका जो year है that is 1966। आप इस बात को याद रख लें। चलिए उसके बाद IPR 1956 formed the basis of the dash 5-year plan. Now this is also an interesting question. IPR 1956 वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। और आप देखें पहला 5-year प्लान आया था फ्रॉम 1951 टू 1956 और फिर 1956 में अगर IPR आया तो इसने किस 5-year प्लान का बेसिस ले डाउन किया होगा? डेफिनेटली द सेकेंड 5-year प्लान ना, विच स्टार्टेड फ्रॉम 1956 एंड कंटिन्यूड टिल 1961। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। तो देखो पीसी महलनोबिस का जो मॉडल था वो भी सेकेंड 5-year प्लान में फॉलो किया गया और IPR 1956 ने भी कौन से 5-year प्लान का बेसिस दिया? दैट इज ऑल्सो सेकेंड 5-year प्लान। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डैश रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। इस सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। ये भी हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में, वेयर वी स्टडी द सोशलिस्ट इकोनॉमी, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द मिक्स्ड इकोनॉमीज, राइट? ओके, उसके बाद देखते हैं द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर? नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जनरली बच्चे इसका आंसर देते हैं 1956, क्योंकि 1956 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है वो आपने डिटेल में पढ़ा होता है, राइट? बट इसका सही आंसर है 1948। 1956 वाला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है वो फर्स्ट नहीं था, द फर्स्ट वाज इन द ईयर 1948 और ये आपकी बुक में भी एक लाइन में मेंशन्ड है NCERT में, तो आप मार्क करेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहे हैं वो। स्टेटमेंट, यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट्स गिवन है आपको, देखते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एम्ड एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस। स्टेटमेंट 2 है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स आर द शॉर्ट टर्म मेजर्स इंटेंडेड टू करेक्ट वीकनेसेस ऑफ द इकोनॉमी। नाउ लेट मी टेल यू, ये आपके NCERT में क्लियरली गिवन है चैप्टर नंबर 3 में, जहां पे आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ते हो या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में 2 सेट ऑफ पॉलिसीज हैं, वन आर द स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड वन आर द स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो है वो शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं और स्ट्रक्चरल, वैसे भी जहां पे भी वर्ड स्ट्रक्चरल आता है ना उसका मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है। ये शॉर्ट टर्म जो वीकनेसेस है इकोनॉमी में उनको ठीक करने के लिए होता है, जैसे BOP का डेफिसिट ठीक करने के लिए या इन्फ्लेशन को चेक में रखने के लिए। और ये होता है to increase the efficiency of the economy, to increase the international competitiveness of our economy by reducing the rigidities, right? तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है ये तो ट्रू है, बट जो दूसरी स्टेटमेंट है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर शॉर्ट टर्म होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं। तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज पढ़ के जाएंगे ये आप। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान से पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टेरिफ pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। ये एक important sentence है और अभी कुछ देर पहले भी हमने ये पढ़ा था, सही लग रहा है बट पहले आगे भी देखते हैं। Effective trade policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government favorably affected, नहीं, हमारे लिए अच्छा तो नहीं हुआ था ये। Liberal policies, क्या उनकी policies liberal थी? नहीं, ये भी गलत है।
Restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government favorably affected नहीं. So हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो यही है और ये स्टेटमेंट इन इटसेल्फ ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देख कर जाएंगे. असर्शन रीजन में भी अभी हमने डिस्कस किया था. ओके देन यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मैच. माइग्रेशन, लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. ओके नाउ माइग्रेशन को हम ब्रेन ड्रेन से रिलेट कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स मतलब जो हमें पढ़ाया जाता है और जो स्किल्स एक्चुअली रिक्वायर्ड होती हैं जॉब में, वो उसमें मिसमैच है. पॉपुलेशन अगर ज्यादा तेजी से ग्रो होती है तो देयर इज रिड्यूस्ड पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो पर पर्सन जो ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा वो कम हो जाएगा. एंड लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग का यही मतलब है कि डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर या ह्यूमन रिसोर्स में इम्बैलेंस है. ठीक है, आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है. अब देखते हैं. A is matched with 3, B is matched with 4, C is matched with 1 and D is matched with 2. ठीक है, so this is the right answer. चलिए moving on then. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रूरल डेवलपमेंट में. इसमें क्या नहीं आता, क्या नहीं आता? ट्रांसपोर्टेशन तो आता है, ग्रेडिंग आता है, स्टोरेज आता है, क्रेडिट की बातें हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में नहीं करते. प्लीज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जाएंगे. ठीक है, देन डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मींस फाइंडिंग ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फार्म सेक्टर्स, अर्बन सेक्टर्स, रूरल सेक्टर्स, नन. इसका सही आंसर है नॉन फार्म सेक्टर्स, जिसमें हम पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और अदर ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस. इन्हें हम कहते हैं नॉन फार्म एरियाज. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. About dash of the total population in the country is engaged in various economic activities. ये आपके NCERT में given है. खोलो, मार्क करो if you want me to show right now. तो ये employment chapter में आपको मिलेगा. Here, about 2/5 of the total population in the country is engaged in various economic activities. और यहाँ पे एक और important point है इसी recap में कि जो government है that is the major formal sector employer in our country. Okay, so 2/5 का मतलब 40% हो गया, यानी लगभग 40% लोग जो है कंट्री में वो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है. मतलब बाकी के 60% अनएम्प्लॉयड है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी के 60% में ओल्ड लोग भी आते हैं या छोटे बच्चे भी आते हैं या ऐसे लोग भी आते हैं हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, तो उन्हें हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते. और ये याद रखना आपके लिए मुश्किल नहीं है. पता है क्यों? क्योंकि आप वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी पढ़ के जाओगे. तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज ऑल्सो समवेयर अराउंड 38 to 39%. यानी आउट ऑफ एवरी 100 पर्सन्स 38, 39 या 40 अप्रोक्सीमेटली वर्कर्स हैं, राइट? तो वहां पे भी हम इसी तरह का डेटा पढ़ते हैं. सो सही आंसर है 2/5. चलिए, इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन नॉलेज आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, चलिए. A severe BOP problem triggered an acute economic crisis in 1991. हाँ, मतलब प्री रिफॉर्म्स पीरियड में ऐसा ही हुआ था ना, BOP क्राइसिस. In 1991, the economic and political leadership launched a multi-pronged reforms agenda to repair the macroeconomic situation of the nation. यानी वही economic reforms, new economic policy. In post-91 situation, the state यानी government was given the role of primary regulator of the economy. नहीं, ऐसा नहीं था. ये incorrect statement है, क्योंकि post-91 में तो यानी LPG आ गई थी तो liberalize कर दिया गया था, privatize कर दिया गया था. ऐसा नहीं था कि public sector को ही हमने main role assign किया था. But ये भी देख लेते हैं एक बार. Post-pandemic individual sectors should be looked closely. Sectors that need reforms should be identified and corrective action should be taken.
ये तो सही लग रहा है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड हेंस द करेक्ट आंसर। चलिए नाउ पाकिस्तान में जो स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी है उसके क्या रीजंस है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी और एमसीक्यूज में भी। दो मेन रीजंस है, एक तो बहुत ज्यादा वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप देखते ही हो किस तरह से वहां पे इलेक्शंस किए जाते हैं, एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म ही नहीं पूरा करता, बहुत रेयर होता है कि वो अपना पूरा टर्म कंप्लीट करे, सो दैट इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। Then also over dependence on remittances from abroad. A lot of Pakistani workers working in the Middle East वो पैसा भेजते हैं कंट्री में, but that is not a sustainable source of foreign exchange. अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे पैसा आ रहा है वो अच्छी बात है, तो उनकी जो डिपेंडेंस है वो रेमिटेंसेस पे ही ज्यादा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। तो यही दोनों फैक्टर्स हैं, वैसे आगे भी पढ़ लेते हैं। स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर स्टेबल परफॉर्मेंस होती तो इससे स्लो डाउन तो नहीं होता ना इकोनॉमी का, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर भी नहीं हो सकता, इससे स्लो डाउन नहीं होता है, सो वी विल गो विद 1 and 2। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है? डिस्ट्रेस सेल होती है जब फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स बहुत ही कम प्राइसेस पे बेचनी पड़ती है क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, मतलब अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है मनी की, इसलिए जो भी उनको प्राइस मिल रहा है उस पे उन्हें बेचना पड़ता है। सो दिस विल बी द सेल ऑफ क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट ओइंग टू अर्जेंट कैश नीड्स ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देन वी हैव Operation Flood was first commenced in, I think you can tell this, गुजरात जो है उसमें बहुत सक्सेसफुल रहा ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड अमूल बीइंग a cooperative coming from Gujarat, you can easily say this. Then Ujjwala Yojana focused on promoting the use of LPG, ये आपको पता है, और उज्ज्वला योजना का जो ईयर है वो है 2016। उसके बाद एन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली इन द माउंटेनियस रीजन्स इज कॉल्ड एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका। देखो ट्रेडिशनल हाइडल प्लांट्स नहीं, हाँ मिनी हाइडल प्लांट्स एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, क्योंकि इसमें हम पूरा लैंड यूज पैटर्न चेंज नहीं करते, स्मॉल टर्बाइन्स यूज की जाती हैं। सो दिस इज एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हम पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमिन्स बिटवीन 1875 एंड 1900। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये एज इट इज लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, during British rule, India began to export food grains. Yes, commercialization of agriculture, we were exporting primary products, indigo, jute, raw silk, cotton, sugar, etc. Right? So this is also a true statement. Both the statements are true. उसके बाद देखते हैं, identify the incorrect statement from the following. Import substitution was the strategy which was used to save foreign exchange. Yes. And also to protect the domestic industries. License policy ensured regional equality. मतलब अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको लाइसेंस इजीली मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। ये हम आईपीआर में पढ़ते हैं, आईपीआर 1956, this thing. Then Russian economic model was the base for the Indian economic system. नहीं, ऐसा तो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा। Small scale industries are one of the essential tools for employment. Yes, employment oriented होती है ये. So this is the incorrect statement, hence the correct answer. Moving on. Skill India program launched by the government of India is not an attempt to increase what? Is not an attempt to increase dash in India. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो भाई कोशिश है हमारी स्किल इंडिया प्रोग्राम से। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स, यस, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं, उनकी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो इनपुट्स को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करें, और ह्यूमन रिसोर्स खुद में भी एक इनपुट है। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, ये भी हमारा पर्पस है। इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, देखो इनएडिक्वेट क्यों, हम तो चाहते हैं कि एडिक्वेट
स्प्रेड होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन का. सो दिस इज नॉट द पर्पस. यही हमारा सही आंसर है. देन identify the correct alternative with reference to the following. Between 1966 to 1976, Mao introduced this movement under which professionals and students were asked to work and learn from real life situations prevailing in the countryside of China. This has to be the Great Proletarian Cultural Revolution. तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ के जाना. Great Proletarian Cultural Revolution जो एंड हुआ था माओ की डेथ के साथ इन द ईयर 1976. और ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे. ईयर्स भी पढ़ के जाओगे. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए तीनों कंट्रीज में और फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स कब आए तीनों कंट्रीज में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद नाउ दिस इज अ पिक्चर विच इज गिवन और पूछ रहे हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पे आपको दिख रही है. सो देखो, लोगों को निकाला जा रहा है कहीं से और वो जॉब सेंटर की तरफ जा रहे हैं. वो जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जॉब से निकाल दिया है. सो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. आई थिंक दिस इज इजी टू से. दिस सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. चलिए आगे देखते हैं. देन 49th क्वेश्चन यहाँ पर. Both India and Pakistan initiated their economic reforms without any external pressures. False. हमें पता है हम पे प्रेशर था, जैसे IMF का, वर्ल्ड बैंक का. इस वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े एंड सेम हैपेंड विद पाकिस्तान. ठीक है, बट चाइना में ऐसा नहीं था. वो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए 1978 में, बट उनपे ऐसा कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था. Pakistan has successfully implemented the SEZ यानी Special Economic Zone policy and reaped its benefits using the export promotion policy. नहीं, ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ. तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. देन द लास्ट क्वेश्चन हियर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है. In the late 1970s, China's population growth rate had sharply declined. नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि late 1970s में तो one child policy लाई गई थी क्योंकि population बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी. Then China has witnessed an increase in the proportion of elderly people owing to stringent family planning programs. This is a true statement. ये one child policy की implication है जो हम पढ़ते हैं कि वहां पर elderly population बढ़ गई है, इसीलिए चाइना ने अब one child policy खत्म कर दी है. Now couples are allowed to have 2 children and this happened in the year 2016. ठीक है, चलिए. So यहाँ पर हम बोलेंगे कि assertion false है but reason true है. Right, Sham. So I hope this video helped you. If it did, please give it a thumbs up. So these were some very, very important questions, MCQs from Indian economic development. अभी बहुत सारे और videos आपके लिए आ रहे हैं आपकी exam preparation के लिए. So please make sure to subscribe to the channel. Leave your video requests if you have any in the comments below. और चलो अब मिलते हैं next video में.